स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर पे बेहद स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वीकली करंट अफेयर कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। टोटल 7 टॉपिक्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं और वो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए आज बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर की। तो हम आज सिर्फ 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बट ये चारों ही टॉपिक बहुत न्यू हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और प्रीलिम्स में आप ये मान के चलिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हम आज के करंट अफेयर में क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली जो क्वांटम इंजन है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले हमने क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कम्युनिकेशन को काफ़ी बार पढ़ा है। तो ये जो वर्ड है क्वांटम, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड यस, इससे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स या मेंस में देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ के, प्लीज़ उन सबको देख लीजिएगा। ना सिर्फ आपका करंट अफेयर तैयार हो रहा है सीरीज से, बल्कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस बार मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देख सकते हैं। आपको जो एनवायरनमेंट है और जो साइंस एंड टेक है उसके बहुत सारे इश्यूज जो है जो पेपर में पूछे गए थे वो इन सीरीज में जो है कवर होते हुए दिखाई दे जाएंगे। एंड इस सीरीज का एक और पर्पस है, साइंस से जिनको डर लगता है उनके लिए इस डर को ख़त्म करना है। यानी कि साइंस को एक बेहद आसान भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में भी पढ़ा जा सकता है। ये भी पर्पस जो है सीरीज़ का है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन 4 टॉपिक पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कैंसर को लेकर है। आपको पता है कि जो कैंसर है कई बार उसका जो ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उसका वापस एक रीअकरेंस देखने को मिलता है। तो साइंटिस्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि बेसिकली अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से और कैंसर बॉडी से वाइप आउट हो गया है ऐसा लगता है, तो 2 साल बाद या 4 साल बाद एक रिलैप्स जो देखने के लिए मिलता है वो क्यों होता है। इसी का आंसर फाइनली साइंटिस्ट को मिल गया है और अब मे बी हम एक ऐसी ड्रग डेवलप कर पाएंगे कैंसर के लिए जिसकी मोर एफिकेसी होगी। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न जो हमारे कैंसर सेल है वो मेडिसिन को लेकर एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं और बाद में रीअपियर हो जाते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो बेसिकली क्वांटम डॉट्स को लेकर होगा। तो पिछले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने तीनों साइंस के जो नोबेल प्राइज़ हैं उसको कवर किया हुआ है और वहाँ पे हमने नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स की बात भी की थी। लेकिन आज क्वांटम डॉट्स को मोर एलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, क्वांटम इंजन। जैसा कि मैंने कहा था कि क्वांटम एक इम्पॉर्टेंट जो है बेसिकली अब टॉपिक हो चुका है। तो साइंटिस्ट के द्वारा एक ऐसा इंजन जो है आप कह सकते हैं क्वांटम लेवल पर जाकर डेवलप किया गया है, या फिर आप कह लीजिए सब एटॉमिक लेवल पर जाकर डेवलप किया गया है, जो आपके क्लासिक इंजन के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। यानी कि एक एनर्जी है जिसका आप यूज़ कर पाते हो कुछ काम करने के लिए। लेकिन ये जो इंजन है ये आपका क्वांटम इंजन है, यानी कि काफ़ी आप कह सकते हैं सब एटॉमिक लेवल पर जाकर काम करता है। तो एक बड़ा फैसिनेटिंग सा टॉपिक ये मुझे पर्सनली लगा है, आपको भी लगेगा। समझेंगे कि बेसिकली यहाँ पर क्या कुछ बातें कही गई हैं। फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ड्रग मॉलिक्यूल्स की एफिकेसी को लेकर है। देखिए जो बेसिकली साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम अलग अलग मेडिसिन को डेवलप करते हैं, उनमें अगर एक छोटा सा चेंज कर दें तो उनकी जो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो क्या वो चेंज किया जा रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नया क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी अगर बढ़ने की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट है। तो आई होप अब तक आप जान चुके होंगे कि ये सारे ही टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू हैं। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग जो है मुझे बोल रहे थे कि मैम अपना टेलीग्राम का एक हैंडल दे दीजिए, हम आपको मैसेज कर लेंगे। तो यस, आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट जो है पूछना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम ID है प्राची लाइव, यहाँ पर बेसिकली आप मुझे जो है एक तरीके से मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, प्राची.चौधरी, दिस इज
Prachi.Chaudhary46 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, या प्राची लाइव जो है आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एज ए PDF शेयर कर देती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जब बात करने की बात चली है तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, हम लोगों के सामने एक डायलेमा होता है जब हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे एग्ज़ाम तो देना है 2 साल बाद, लेकिन अगर मैं बेसिकली 1 साल बाद कोचिंग ज्वाइन करूं तो मेरा सिलेबस नहीं पूरा होता, और अगर मैं कोचिंग को अभी ज्वाइन कर लूं तो फिर मेरा करंट अफेयर कैसे अपडेट होगा, मुझे एक लेटेस्ट अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ कैसे मिलेगी। ये दोनों ही जो है मेरे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाते किसी एक प्रोग्राम से। यहीं पर स्टडी IQ अपने स्टूडेंट से बात करने के बाद एक जो है प्रोग्राम लेकर आया है, और जिस प्रोग्राम में हम आपको 3 प्लान्स देते हैं। यानी कि आप कब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपकी एज कितनी है, आप ग्रेजुएशन के कौन से ईयर में हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पेपर इस वक्त देना है तो मुझे ये वाला प्लान ज्वाइन करना है। अगर मान लीजिए 42 मंथ का प्लान ज्वाइन करते हो तो 42 मंथ तक आपको करंट अफेयर अवेलेबल होगा, आपको लाइव क्लास की वैलिडिटी मिलेगी, आपके फैकल्टी और मेंटरशिप की गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ट्रस्ट मी, आपको हर तरीके की जो हेल्प है इस कोचिंग के साथ, आपका जो एक जुड़ाव होगा वो 42 मंथ तक रहेगा। तो आप आराम से जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं बिना इस डर के कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, 1 साल में तैयार कैसे होगा। अभी ज्वाइन कीजिए, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टाइम पे सिलेबस ख़त्म कीजिए और टाइम से जो है टेस्ट सीरीज़ को लगाना स्टार्ट कीजिए। पैनिक नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और इतने दिनों की तैयारी के बाद पेपर निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर इस बैच के बारे में आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, अगेन मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। प्रोग्राम की बात करें तो 15 अक्टूबर से शाम को 6 बजे से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। हम जितने भी फैकल्टीज़ हैं इस बैच में आपको लाइव पढ़ाएंगे, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अपनी मैम का कोड प्राची लाइव यूज़ करेंगे। चलिए, इस प्रोग्राम के बारे में एक बार फिर से आपको बताऊंगी क्लास के एंड में। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। हमारा जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली है कि हाउ टू सम कैंसर सेल सर्वाइव केमोथेरेपी एंड साइंटिस्ट फाइंड्स वन वे। तो अगर कैंसर की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और पेनफुल एक्सपीरियंस भी होता है, और देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है बॉडी में, गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, न्यूरोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेयर लॉस हो जाता है। तो इसके बावजूद भी अगर आप देखें किसी पेशेंट ने एक कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है और फिलहाल कैंसर ठीक हो गया है, तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कैंसर वापस से आए। लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि कैंसर वापस आता है। दैट मीन्स कुछ कैंसर के सेल ऐसे हैं जो कैंसर की मेडिसिन को लेकर एक रेजिस्टेंस रखते हैं और कैंसर की मेडिसिन उनको ख़त्म नहीं कर पाती है, इसीलिए कुछ टाइम के बाद वो वापस से जो है एक अपना अटैक बॉडी के ऊपर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी, इसी को आइडेंटिफाई जो है साइंटिस्ट के द्वारा कर लिया गया है। कैंसर होता क्या है? देखिए, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर लगातार एक टूट फूट चलते रहती है और रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए सेल्स जो है आपस में डिवाइड भी होते रहते हैं। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब ये अननेचुरल तरीके से होना चाहे, मतलब होने लग जाए, यानी कि जो सेल्स हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रैपिडली और एक अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो ये जो एक आउटग्रो आपको सेल्स के डिवीज़न का दिखाई दे रहा है, यही बेसिकली कैंसर आप कह सकते हैं कहलाता है। अब देखिए, कैंसर के लिए जो एक ट्रीटमेंट मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है वो आपका बेसिकली है केमोथेरेपी, राइट है। अब यहाँ पे इस थेरेपी का जो पर्पस है वो सबसे पहले तो ये जो सेल का रैपिड डिवीज़न हो रहा है इसको रोकना है, यानी कि जो बेसिकली आप एक प्रोलाइफेशन देख पा रहे हो इसको हॉल्ट करना है। जैसे ही आप इस रैपिड डिवीज़न को हॉल्ट करते हैं तो कैंसर के सेल में एक आप कह सकते हैं एक प्रोग्रामिंग देखी जाती है। ये प्रोग्रामिंग इस तरीके से, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है कि ये जो सेल हैं इनकी सेल्फ डेथ होने लगती है। ठीक है जी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो सेल हैं, अगर आपने उनके बेसिकली रैपिडली डिवीजन को, ग्रोथ को होल्ड कर दिया है, रोक दिया है, तो उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होने लगती है। यानी कि इसकी वजह से जो कैंसर बढ़ रहा था वो ख़त्म हो जाता है। ये जो एक प्रोग्राम्ड सेल की डेथ है, इसको बोलते हैं बेसिकली अपोप्टोसिस। अब ये अपोप्टोसिस जो है ये एक तरीके से आप मान लीजिए सेल की नेचुरल डेथ जैसा ही है। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा है जो आपकी बॉडी के लिए डिज़ायरेबल नहीं है, तो उस सेल को जो है बॉडी के द्वारा मार दिया जाता है। करेक्ट है। कैंसर के सेल जो फटाफट जो है अपने आप की एक ग्रोथ कर रहे हैं, उनको जैसे ही आपने रोका तो इस अपोप्टोसिस की वजह से एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है कैंसर्स की देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है आप कैंसर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब चैलेंज क्या था कैंसर की मेडिसिन बनाने में? चैलेंज ये था, पहली बात तो जो भी मेडिसिन हो वो टारगेटेड एरिया पर ही जाकर काम करे। ऐसा ना हो जो हेल्दी सेल्स हैं जो नेचुरली अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन सेल की बात कर लीजिए, हेयर सेल की बात कर लीजिए, जो सेल आपके नेचुरल डिवाइड करते रहते हैं, ये उनको भी जाकर टारगेट ना कर दे और उन सेल के अंदर भी जो बेसिकली ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये एक ऑटोमेटिक तरीके से ना चलने लगे। पहला चैलेंज तो ये कि मेडिसिन ऐसी बनानी है जो सिर्फ टारगेटेड एरिया पे फोकस करे। और इसके अलावा चैलेंज ये भी था कि जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं वो कम से कम देखने को मिले और मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा देखने को मिले। करेक्ट है। लेकिन होता क्या था, अगर आप मेडिसिन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हो तो वो कैंसर सेल के अलावा जो दूसरे सेल हैं उनको भी टारगेट करती है। तो फिर हमने एक न्यू मेथड निकाला था। करेक्ट है। हमने न्यू मेथड निकाला था एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, जिसको ADC भी बोलते हैं। ये जो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट होते हैं, इसमें हमने क्या किया, जो ड्रग है कैंसर की उसको एक एंटीबॉडी पर अटैच कर बॉडी के अंदर भेजा है। अब आपको पता है कि जो एंटीबॉडी है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या है बेसिकली रिकॉग्नाइज कर लेगी। ठीक है जी, एक क्या है पर्टिकुलर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेगी और वो प्रोटीन जो है बेसिकली एसोसिएटेड रहता है आपके कैंसर वाले सेल से। मान लीजिए ये जो है आपका कैंसर का सेल है। करेक्ट है। और यहाँ पर जो प्रोटीन है, ठीक है जी, इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने वाला जो आपका एंटीबॉडी है उसके साथ जो है कैंसर की ड्रग को अटैच करके भेजा गया है। अब ये आपकी बॉडी में बाकी सारे सेल्स में से उस कैंसर के सेल को रिकॉग्नाइज कर लेगी जहाँ पर ये प्रोटीन आपको दिखाई देता है। इससे मोर टारगेटेड डिलीवरी जो है ड्रग की कर पा रहे थे। तो ये एक अच्छा मेथड था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, कुछ कैंसर के सेल जो हैं आप कह सकते हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं। इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। कुछ टाइम के बाद इनकी वापस से एक जो रीग्रोथ है वो देखने के लिए मिलती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई, जब बाकी के ख़त्म हो गए तो ये क्यों नहीं ख़त्म हुए, इनमें ऐसा क्या है? यहीं पे बेसिकली ये डिस्कवरी काम आती है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक PGP प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। बेसिकली कुछ कैंसर के सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये जो PGP प्रोटीन है, जिसको बेसिकली परमिबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसका एक एलिवेटेड लेवल होता है। यानी कि जो प्रोटीन है ये कैंसर सेल में मिलेगा, बट कुछ कैंसर सेल में ये बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो PGP प्रोटीन है ये पंप की तरह काम करता है। आपको पता है ना, पंप ऐसे बेसिकली करते हैं तो कोई चीज़ बाहर की तरफ फ्लश आउट हो जाती है। करेक्ट है। ये प्रोटीन भी इसी तरह से एक पंप के तरीके से काम करता है और ये टॉक्सिक चीज़ों को सेल से बाहर निकालने की एक आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी रखता है। अब जब आपने यहाँ पर ड्रग को भेजा, जो भी आपने मेडिसिन भेजी है उसको भी इस PGP प्रोटीन के द्वारा पंप करके फ्लश आउट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जब मेडिसिन पहुंची ही नहीं है तो वो सेल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कैंसर सेल के अंदर इस ड्रग को लेकर एक रेजिस्टेंस जो है बेसिकली दिखाई देती है और यही सेल जो है बाद में कैंसर के लिए रिलैप्स करने का कारण बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कुछ कैंसर सेल के अंदर इस प्रोटीन का एक एलिवेटेड लेवल क्यों है? देखिए आपको पता है
अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़ा हो या आप मेरी सीरीज को लगातार फॉलो करते आ रहे हो, कि जो प्रोटीन बेसिकली बनते हैं वो बनते हैं एमिनो एसिड से, ठीक है जी। और आप ये मान के चलिए कि बेसिकली आपका जो डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे जो कोड हैं उनकी जो बेसिकली एक आर्काइव कॉपी रहती है। डीएनए के अंदर हर तरह के प्रोटीन को बनाने की एक आर्काइव कॉपी रहती है। ये डीएनए ही जो है बेसिकली आरएनए के पास एक एक्टिव कॉपी को भेजता है कि भाई देखो हमें इस तरह का प्रोटीन बनाना है। ये जो आरएनए होता है यही साइटोप्लाज्म को बेसिकली क्या है क्रॉस करके ये बेसिकली आप कह सकते हैं बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें जो है इस कोड वाला प्रोटीन बनाना है, तो आप ये वाले एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करना शुरू कर दो। बॉडी वो वाले एमिनो एसिड्स को इकट्ठा करती है और पर्टिकुलर प्रोटीन वाला जो आपका काम यहाँ पे होना था, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनना था, वो बन जाता है। वेरी करेक्ट। अब देखिए जो ये आपका पीजीपी प्रोटीन था ये यहाँ पे इसलिए बना क्योंकि कुछ कैंसर सेल के अंदर एक डिफरेंट तरह का जीन जो है आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक जीन है जिसका नाम है ABCB1 जीन। क्या नाम है? ABCB1 जीन। अब ये जो ABCB1 जीन है ये जो न्यूक्लियस का एक एनवलप होता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है नॉर्मली। कुछ कैंसर सेल के अंदर ये न्यूक्लियस एनवलप को बेसिकली तोड़कर जो आपका न्यूक्लियस का एकदम कोर है ना वहाँ पर बेसिकली आ जाता है। और जब इसने अपनी पोजीशन बदल दी है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में समझो, एक जीन है वो बेसिकली क्या अपनी पोजीशन चेंज कर ली है उसने कुछ कैंसर सेल्स में, यानी कि जहाँ पे जनरली मिलता था वो वहाँ नहीं मिल रहा, कुछ पर्टिकुलर सेल में उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। जब इस जीन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है तो बेसिकली आप मान के चलिएगा यहाँ पर उस वाले आरएनए का एक लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर पीजीपी प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। समझे? क्या हुआ? आपका सेल है उसके अंदर बेसिकली आपका क्या है एक जीन मिलता है ABC1C जो भी नाम है उसका, और ये जो जीन है ये सारे सेल में एक नॉर्मल पोजीशन में मिलता है। कुछ कैंसर सेल में ये क्या है थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ये ज़्यादा आरएनए आपको देखने के लिए मिलेगा जो आरएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का कोड अपने पास रखता है। और ये जो प्रोटीन है ना जी, ये फिर आपको जो है पीजीपी वाला ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। दैट्स वाई कुछ सेल्स के अंदर ये पीजीपी प्रोटीन का हायर लेवल मिला और इस प्रोटीन की वजह से ही जो सेल होता है वो बेसिकली इस कैंसर वाली दवाई को रेजिस्ट करता है। समझ में आ गया? बेसिक्स ये चीज़ थी, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे जैसे ही बेसिकली आप देखोगे इस जीन की पोजीशन चेंज होती है तो आरएनए जो है उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज दिखाई देता है और ये जो पीजीपी है ये ज़्यादा दिखेगा और ये एक पंप की तरह काम करता है, तो ये उस मेडिसिन को क्या है फ्लश आउट कर देता है और इसकी वजह से मेडिसिन जो है यहाँ पर अपना असर दिखा नहीं पाती है। करेक्ट है जी। अब साइंटिस्ट ने देखा बेसिकली ये जो सारा चेंज देखने को मिल रहा है इसके पीछे और क्या रीज़न है, तो साइंटिस्ट को ये पता चला एक प्रोटीन होता है LBR। अगर ये प्रोटीन LBR एब्सेंट है तो बेसिकली इस ABCB1 जीन का जो है बेसिकली आपको लेवल दिखाई देता है कि ये एक्टिवेट हो जाता है। करेक्ट है? तो ये पूरी की पूरी कहानी है, आपको उतना डिटेल में नहीं समझना है, जस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ओके जी, अब यहाँ पे देखो ये टैक्सोल दवाई है, ये ड्रग की एक मेडिसिन है जिसको बेसिकली आपके थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपका ये LBR प्रोटीन जो है यहाँ पर एब्सेंट होता है तो जो आपका ABCB1 जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से पीजीपी जो आपका प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो मेडिसिन के लिए सेल को रेजिस्ट बना देता है। दिस इज़ द क्रक्स। करेक्ट है? इसके बाद बेसिकली जब ये टैक्सोल मेडिसिन से इसका एक एक्सपोजर होता है तो उस मेडिसिन के लिए कोई ससेप्टेबिलिटी नहीं दिखाता, कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाता, शांत रहता है। जब एक बार टाइम मिलेगा वापस से देखने को मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग कैंसर पे अलग अलग इसका इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे देखोगे तो लंग कैंसर के जो सेल होते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन जो हेड या नेक कैंसर होता है वहाँ पे कुछ अलग अलग लेवल के चेंजेस देखने को मिले हैं। ये था बेसिकली जो नया डिस्कवरी हुआ है। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा, अब कैंसर सेल का जो जीन एक्सप्रेशन होता है हम उसको और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो कल को हम मोर एफिकेसी वाली मेडिकेशंस जो है उनको डेवलप कर पाएंगे। मे बी पेशेंट्स की फास्ट रिकवरी होगी आने वाले टाइम में, और ये जो रिलैप्स के केस होते थे ये शायद नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। होपफुली ऐसा जो है हो पाएगा। तो ये हमारा जो है आज का पहला टॉपिक था। आई होप समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं अनदर टॉपिक पे। अनदर टॉपिक है क्वांटम डॉट्स नैनो टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस को लेकर एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल यहाँ पर आया था। सबसे पहले तो देखो जो बेसिकली एलेक्सी एकिमोव है, लॉइस ब्रूस है और आपके जो मोंगी बावेंती है, इनको 2023 का प्राइज मिला है केमिस्ट्री का। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने क्वांटम डॉट्स को जो है बनाया था, सिंथेसाइज किया था, पहले डिस्कवरी की फिर उनको बना के भी दिखाया। तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में हमें दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहला, क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, दूसरा इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। क्योंकि यूपीएससी की आप जो है हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, सिविल सर्विस के एग्जाम में किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर बात हुई है उन्होंने एप्लीकेशंस ना पूछो, ऐसा नहीं हुआ है। करेक्ट है। चलिए अब देखिए क्वांटम डॉट्स बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैनो स्केल के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। देखो आपको पता है कि कोई भी अगर आपके पास मैटर है, कोई भी मैटर एनीथिंग, तो वो किससे मिलकर बना है? एटम्स से मिलकर बना है। क्लियर है। और एटम्स में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है? एटम्स में आपको जो है आपके न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखने के लिए मिल जाएंगे। बाहर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि मान लीजिए एक एटम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है जी। नॉर्मल मैटर में ये नॉर्मली जो है इनके बीच में एक स्पेस होता है, काफ़ी सारे एटम एक मैटर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं इसमें एक बहुत कम स्पेस में, यानी कि बस एक नैनोमीटर का ही स्पेस है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एटम्स देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे एटम्स को क्या कर दिया, छोटे से स्पेस के अंदर फिट कर दिया है। तो इसकी वजह से एक डॉट की तरह ये बिहेव करने लगता है। यानी कि एक छोटे से स्पेस के अंदर आपके इतने सारे जो है एटम्स पैक हैं कि वो कुल मिलाकर एक इंडिविजुअल एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि सब मिलाकर एक इंडिविजुअल एटम है। इसीलिए इसको बेसिकली एक आर्टिफिशियल एटम भी कहते हैं, कि असली वाला नहीं है, आर्टिफिशियल वाला एटम है। करेक्ट है जी। जब कम स्पेस में इतनी सारी चीज़ों को आप कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हो तो इसकी वजह से इसके जो ऑप्टिकल और जो बेसिकली आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती है ना। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, गोल्ड की अगर हम बात करें तो येलोइश कलर का दिखता है, ज्वेलरी के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, यानी कि नैनो लेवल पर जाकर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर गोल्ड का जो कलर है वो पर्पल दिखाई देता है, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई, यानी कि वो डिफरेंट तरीके से वेवलेंथ को जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड इसके अलावा गोल्ड का हम बायोमेडिसिन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम क्वांटम डॉट्स बनाते हैं तो किसी क्वांटम डॉट का कितना साइज है इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग हो सकती हैं। एंड साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उसका जो है अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके मान के चलिए जो सोलर पैनल्स हैं या फिर आपके जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं, राइट है, इन सारी चीज़ों में फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो साइज़ इनका बहुत ज़्यादा छोटा है। एक बेसिक आइडिया आपको मिला होगा। लेट मी डिस्कस इट फर्दर। यहाँ पर देखिए क्वांटम डॉट क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, नैनो स्केल के क्रिस्टल्स हैं। कहाँ पे जाके बात कर रहे हैं, माइक्रोमीटर की भी बात नहीं कर रहे, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नैनो स्केल वाले जो है क्रिस्टल्स हैं जिनकी अपनी अलग तरह की ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है जी, ये है क्या, कुछ नहीं है, बहुत सारे एटम्स की असेंबली कर दी है ना। यानी कि मान के चलो कुछ फ्यू एटम्स से लेकर 1000 एटम्स भी हों, उनको हमने एक नैनोमीटर के अंदर
जो है बेसिकली असेंबल कर दिया है। ठीक है जी, बहुत सारे एटम्स को हमने नैनोमीटर का जो एक स्पेस है हमारे पास उसके अंदर जो है असेंबल कर दिया है, तो ये बन जाता है हमारा क्वांटम डॉट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसका जो कोर साइज है वो 2 नैनोमीटर का है, इसके अंदर 15 एटम्स हो सकते हैं। 3 नैनोमीटर का है 30 एटम है, 7 नैनोमीटर का है 150 एटम्स हो सकते हैं। और आप देखोगे जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उनका जो स्क्रीन होता है या आपके जो बेसिकली घर पे एलसीडी वगैरह होते हैं उनका जो स्क्रीन वगैरह होता है, वहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, वन थिंग। चलिए अब इनके नाम के सामने ये क्वांटम क्यों लगाया है? देखो डॉट तो समझ में आया कि इतने कम स्पेस के अंदर इतने सारे आपके एटम्स के एक डॉट की तरह वो बिहेव करते हैं, एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं। नाम के सामने क्वांटम क्यों लगाया है? देखो बेसिकली अगर हम देखें कोई भी आपका एलिमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, जो बहुत सारे एटम्स को टाइटली पैक्ड कर दिया है, तो यहाँ पे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास बहुत कम स्पेस बचा है मूवमेंट करने का। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी लेवल्स पे एक मूवमेंट करते रहते हैं। एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को आपने एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड कर दिया है तो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, मिलता भी है। और वो चीज इस तरीके का देखने को मिलता है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि भाई कोई भी चीज एक सर्टेन टाइम पर 2 स्टेट में हो सकती है ना, वेव भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकती है ना। आपको भले ही कोई चीज़ एक सर्टेन पॉइंट पर एक सर्टेन टाइम पर एक जैसी दिखती है और आपको लगता हो कि वो एक्यूरेट है, बट नहीं, हो सकता है कि वो डिफरेंट स्टेट में भी हो। ठीक है जी, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है। वेल बैक टू द टॉपिक, इस पर ध्यान दो। इनको हम क्वांटम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिटिल स्पेस के अंदर क्या है बेसिकली अब मूव कर रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल हमने बनाया है ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है जी, यहाँ पर इतनी सी बात है। आर्टिफिशियल एटम कहते हैं क्योंकि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ये एक सिंगल एटम की तरह जो है बिहेव करने लगता है। ये जो इतनी मेहनत की है ना, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है ये पता होना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात तो देखो कौन सा कितने साइज का होगा, इससे बेसिकली क्या है आपका एक ये पता चलता है कि उसका बेसिकली देखोगे अगर आप कि जो लाइट है ना उसको वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी जो ऑप्टिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको वेरी करती हुई दिखाई देती है। स्मॉल साइज़ की वजह से इसमें आ जाता है क्वांटम इफेक्ट, और ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल एटम की तरह भी बिहेव करता है। 2 चीज़ें हो गई, एक तो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो एक सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा कुछ क्वांटम बेसिकली उसके अंदर बिहेवियर आ गया, वेव पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है जी, साथ में अगर आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज साइज के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहती है। मैंने आपको भी बताया जैसे कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा, कितनी इसकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी, साइज के अकॉर्डिंगली सब चेंज करते रहता है। इसके द्वारा लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है क्रिस्टल के द्वारा और फिर वापस से रीएमिट किया जाता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर। ठीक है जी, इसके अलावा साइज डिपेंडेंट एमिशन इसमें से होता है, जैसे जो स्मॉल डॉट होंगे वो ज़्यादा ब्लर लाइट, ब्लूअर जो है ज़्यादा ब्लू कलर की लाइट एमिट करते हैं, ज़्यादा लाल डॉट होते हैं तो रेड कलर की लाइट को ज़्यादा एमिट करते हैं। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बलबूते आप इनका बहुत सारे सेक्टर के अंदर जो है एक एप्लीकेशन देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आप देखोगे जो आपका सर्जिकल ऑर्निकोलॉजी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, टीवी की स्क्रीन है, कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस करने हैं, हाई एफिशिएंसी वाले सोलर सेल बनाने हैं, ट्यूमर की जो आपको मेडिकल एक इमेजिंग करनी है यानी कि ट्यूमर्स की हाईलाइटनिंग करनी है, हाइड्रोजन का यहाँ तक कि अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, उन सब फील्ड के अंदर ये जो क्वांटम डॉट से अपना एप्लीकेशन रखते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई कि नोबेल प्राइज़ भी यहाँ जो है इसके डिस्कवरी को मिला है। आई होप कि ये टॉपिक अगर पिछली वीडियो देखी और आज की वीडियो देखी है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आएगा फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए दिस इज क्लियर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अनदर क्वांटम रिलेटेड टॉपिक, हम यहाँ पे क्वांटम इंजन की बात कर रहे हैं। बेसिकली
आप देखेंगे यहाँ पर जो एक डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये इस क्वांटम इंजन के 4 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर आप देखोगे तो जो आपका नॉर्मल इंजन होता है, फॉर एग्जांपल आप अपने व्हीकल्स की बात कर लीजिए, उसमें पेट्रोल या डीजल आप डालते हो, उस पेट्रोल डीजल के बदले फिर एक एनर्जी आपको मिलती है, एक थ्रस्ट मिलता है, आपका जो व्हीकल है वो मूव करता है, मतलब एनर्जी से आप कुछ काम कर रहे हो। सिंपल सी बात है। इसी प्रिंसिपल का यूज किया गया है, लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर किया गया है। एक इंजन बनाया गया है जहां की एनर्जी को आप कुछ काम करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए यूज कर सकते हो। ये तो सीधी सी बात थी। अब थोड़ा न्यूज समझते हैं। देखो, कुछ जर्मन बेसिकली फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम इंजन को डेवलप किया है, जो क्या करता है, जो एटम्स हैं उनके बीच में अलग अलग क्वांटम स्टेट में जो एनर्जी का एक डिफरेंस देखने को मिलता है, उस एनर्जी के डिफरेंस को यूज किया है कुछ वर्क के लिए। यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या किया, एनर्जी का डिफरेंस जो क्वांटम स्टेट्स में देखने को मिलता है एटम की, उसको कन्वर्ट कर दिया है किसी काम में, किसी वर्क में। परफेक्ट है। ओके जी, यहाँ पर जो क्लासिक इंजन के प्रिंसिपल्स थे उनको सब एटॉमिक लेवल पर अप्लाई किया गया है। क्लियर है? चलो जी, इससे क्या होगा, कुछ नहीं, साइंटिस्ट जो है क्वांटम थर्मोडायनामिक्स को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, और आगे चलकर जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का हम ट्राई कर रहे हैं, बना भी लिए काफ़ी सारे, बट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसमें, हम उनको ओवरकम करके एक मोर एफिशिएंट, एक आप कह सकते हैं कि मोर आप कह सकते हैं एफिकेसी वाला क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं, जिसके अनगिनत एप्लीकेशंस हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम के बारे में आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज़ पिछली क्लासेस देख लो, वहाँ पे बेसिक्स कवर कराए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए अब बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है बेसिकली पाउली प्रिंसिपल, है ना। ये पाउली प्रिंसिपल अगर समझ में आ जाएगा तो ये इंजन छोटा सा कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ जाएगा। देखो, बेसिकली सब एटॉमिक लेवल पर, ठीक है, जो सब एटॉमिक लेवल पर आप देखोगे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनको हम बेसिकली फर्मियंस और जो बेसिकली आपके बोसोन होते हैं इसमें डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है ना, अभी हमने एटम की बात की, एटम के अंदर क्या देखने को आपको मिलता है, आपका न्यूट्रॉन, आपका प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप सब एटॉमिक लेवल पर चले जाओगे तो फिर आपका जो है फर्मियंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी, और आपके बेसिकली जो बोसॉन्स होते हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें, कोई भी अगर एक मैटर है, कोई भी अगर एक मैटर है, उस मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में, उस मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में फर्मियंस काम करते हैं, और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में इनको बांधकर जो एनर्जी रखती है वो आपके बोसॉन्स काम करते हैं। कैसे समझे, इस तरीके से समझो, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, राइट, 1 2 3 4 5 ब्रिक्स चाहिए। ये जो ब्रिक्स हैं ये आपके फर्मियंस हैं, और इन ब्रिक्स के बीच में जो एक ग्लू आप यूज कर रहे हो इनको आपस में टाई अप करने के लिए, ये आपका एनर्जी है, यानी कि आपका बेसिकली क्या है, बोसॉन है। ओके, दिस इज क्लियर। ये आपको सब एटॉमिक लेवल पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि बेसिकली जो ये फर्मियंस और ये जो बोसॉन्स होते हैं इन पे पाउली का एक प्रिंसिपल काम करता है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसका नाम है। क्या कहता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम बेसिकली इन फर्मियंस और बोसॉन को, यानी कि सब एटॉमिक लेवल पर जब हम एकदम कोल्ड जो है इनको कर देंगे, ठीक है जी, जो आपके सब एटॉमिक बेसिकली ये फर्मियंस और बोसॉन्स हैं, जब आप इनको जो एकदम मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जब आप वहाँ पर ले जाओगे, तो जो फर्मियन होता है वो बेसिकली दो एनी फर्मियन एक एनर्जी लेवल पर नहीं रह सकते हैं। सुन लो एक बार क्या कह रही हूँ, समझाती हूँ। दो फर्मियन एक एनर्जी लेवल पर नहीं रह सकते हैं, बोसॉन एक एनर्जी लेवल पर रह सकते हैं, ठीक है जी। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। देखो, जब आपने क्या किया, जो एनर्जी थी, जो टेम्परेचर था वो एकदम कम कर दिया, मतलब 0 डिग्री पर जो है आप बेसिकली एकदम आप कह सकते हैं मतलब एकदम मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल था उस टेम्परेचर पर आप ले गए। जब आप इस टेम्परेचर पर ले गए तो ये जो बेसिकली आपके सब एटॉमिक कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, ये एक तरीके से
अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर आने का ट्राई करते हैं कि सारे के सारे कहाँ आ जाए, मिनिमम एनर्जी लेवल पे आ जाए, अपने कंफर्टेबल जोन में आने का ट्राई करते हैं कि बस काम ना करना पड़े, क्यों हायर एनर्जी लेवल्स पे जाना, इतना कम टेम्परेचर हो गया, आराम से शांति से नीचे बैठते हैं। लेकिन फर्मियोन्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कितना भी कोशिश कर लें सेम एनर्जी लेवल पर आने की, लेकिन वो एक लेवल पर दो फर्मियोन नहीं हो सकते हैं। इट्स लाइक अगर आप एक बहुत बड़ी मीनार बना रहे हो तो हर मीनार का जो एक फ्लोर होगा उस पर केवल एक ही फर्मियोन होगा, एक फ्लोर पर एक से ज़्यादा फर्मियोन नहीं होंगे। तो इनका जो एनर्जी लेवल होगा वो हमेशा अलग अलग देखने को मिलेगा, कितना भी ये मिनिमम एनर्जी लेवल पर ट्राई करने का कोशिश कर ले कि भाई हमें आना है, दे आर नॉट फ्रेंड्स एक्चुअली, तो वो अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। करेक्ट है। इसके बाद बेसिकली आपको जो बॉसॉन्स हैं उनका जो रूल है वो ये नहीं है, ये आपस में बडी हैं और ये जो है एक एनर्जी लेवल पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी प्रिंसिपल का जो है बेसिकली यूज करके ये जो क्वांटम इंजन है इसको यहाँ पर बनाया गया है। आई जस्ट ड्रॉप माई झुमका, है ना, लेट मी रिमूव इट। चलिए, तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके आपका जो है क्वांटम इंजन बनाया गया है। कैसे, देखो यहाँ पे किया क्या गया है, डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले आपके जो सब एटॉमिक लेवल पर जो आपके फर्मियोन्स और जो आपके बॉसॉन्स थे उनको क्या है, कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस किया गया। देन यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाई गई। जैसे ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ी तो बेसिकली आपने क्या किया, पहले बॉसॉन और फिर फर्मियोन, बॉसॉन और फर्मियोन इन दोनों के बीच में जो है उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। फिर तीसरे लेवल पे जाके आपने इस कंप्रेशन को हटा दिया और फिर चौथे पे जाके आपने इस जो है स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक वाली को भी हटा दिया। सीधी सी बात ये है, जब आप ये सारे स्टेप्स कर रहे थे, थर्ड लेवल पे जाके क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, जो भी आप कर रहे थे अभी बताती हूँ, उसमें थर्ड लेवल पे जाके एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है जी, ये यहाँ पे साइंटिस्ट ने किया है, यानी कि इंजन जो आपका काम करता था कि भाई एनर्जी से हमें क्या कर लेना है, एनर्जी से हमें कोई काम कर लेना है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी यूज़ किया है। ओके, तो देखिए क्वांटम इंजन का मैकेनिज्म क्या है। क्वांटम इंजन का मैकेनिज्म ये है, पहले उन्होंने लिथियम 6 के कुछ एटम्स लिए हैं और लिथियम 6 के एटम्स के अंदर जो फर्मियोन्स और जो बॉसॉन थे बेसिकली उनको यूटिलाइज करने की बात की है। तो आप देखोगे इसको मिलियंथ ऑफ अ डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो पे जो है ठंडा किया गया है। मतलब इतना समझ लो, एकदम जो मैक्सिमम पॉसिबल कोल्ड हो सकता था उस तरीके से इसको ठंडा किया गया है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक ट्रैप यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऑक्सीलेट करवाते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, एक ट्रैप यूज़ किया गया है और इससे जो है एटम को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करते हैं, 4 लेवल पर करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो आपके एटम्स थे उनको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो आपके बॉसोनिक स्टेट पे चले जाते हैं। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देते हैं कि जो यहाँ पर एक फर्मियोनिक स्टेट थी वो भी इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, पहले बॉसोनिक स्टेट, इसके बाद एक फर्मियोनिक स्टेट। इसके बाद कंप्रेशन को थोड़ा ईज कर देते हैं तो थर्ड स्टेज पे जाकर एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का फिर यूज़ हो जाता है फोर्थ स्टेज में। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करके वापस से इनिशियल वैल्यू पे ले आते हैं। इन्हीं चारों स्टेज को रिपीट करते रहते हैं तो आपका जो है बेसिकली आप एक एनर्जी मिल जाता है। दिस इज बेसिकली आपका क्वांटम इंजन, एक छोटा सा क्वांटम इंजन। ओके, अब इसका बेसिकली फिलहाल कितना एक एफिकेसी, कितना एफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, 25% एफिशिएंसी अभी इसकी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 50% तक इसको बढ़ा देंगे। अच्छा, इससे होगा क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसकी वजह से। साथ में जो क्वांटम थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ एक्सप्लोरेशंस कर रहे हो, वहाँ पे जो है आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है जी, इसको बेसिकली एक ऐसा शानदार जो है कॉन्सेप्ट माना गया है कि आगे चलकर इसके कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली हम इस एनर्जी का यूज़ कर पाएंगे। करेक्ट है।
आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप उसको बिल्कुल जो है आसान लैंग्वेज में समझा दूँ, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके का आएगा, बोसोनर फॉर्म्यून को लेके आ सकता है, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अभी रिसेंटली जो है भाई क्वांटम इंजन न्यूज़ में था तो ये किस तरीके से काम करता है, इस तरह का जो है क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप प्रिपेयर करके रखिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं फोर्थ टॉपिक पर, द इजी वन। इसलिए मैंने आज सिर्फ 4 टॉपिक रखे थे, 2 और टॉपिक हम पढ़ सकते थे बट दिमाग की कसरत ज़्यादा हो जाती। आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है। फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो ISC है उनके साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टडी की गई थी और उनका कहना यह है कि जो ड्रग का मॉलिक्यूल होता है उसमें अगर आप एक छोटा सा टाइनी चेंज कर दोगे तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? देखो एक मेडिसिन का काम क्या है, एक तो उस मेडिसिन से आप ऐसे स्मॉल या लार्ज बेसिकली आप कह सकते हैं ड्रग्स बना सको जो आप कंज्यूम कर सको, जैसे उसका टैबलेट आप बना सको, यानी कि इजी टू कंज्यूम हो। दूसरा, उस टारगेटेड एरिया पर ही जाकर वो अफेक्ट डाले जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, करेक्ट है। इसके लिए एक मेडिसिन को कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। पहला चैलेंज है कि भाई आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ पर वो अगर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गई तब तो फ्लश आउट हो जाएगी बॉडी से, है ना। तो उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उसको बचना है। दूसरा, अगर उस बॉडी को अपने टारगेटेड एरिया पे जाके काम करना है तो जो सेल का मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को जो है बेसिकली क्रॉस करके अंदर जाना है, करेक्ट है। ये जितना बेहतर होगा मतलब उस ड्रग की उतनी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है, करेक्ट है। चलिए अब इसमें देखो क्या चैलेंज था, क्या चेंज हुआ है, थोड़ा समझते हैं। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट हैं उनको एक रास्ता मिला है जिससे मेडिसिन को बेटर बनाया जा सकता है। उनका कहना ये है कि भाई हम एक टाइनी पार्ट अगर हम चेंज कर देंगे तो बेसिकली ये जो हमारे बॉडी में जाके मेडिसिन ब्रोकन डाउन हो जाती थी इसको रेजिस्ट कर पाएगी और जो राइट प्लेस पे जाके उसको काम करना था वहाँ पे इफेक्टिवली रीच कर इफेक्टिवली काम कर पाएगी। जो अभी बताया कि कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो मेडिसिन को एक तो डाइजेशन को सर्वाइव करना होता है, सेल मेम्ब्रेन को जो है पास करना होता है और राइट स्पॉट पर जो है पहुंचना होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो किए हैं बेसिकली आपके मैक्रोसाइक्लिक पेप्टाइड्स को लेकर। ये जो पेप्टाइड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके लिए जो पेप्टाइड्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका मैक्सिमम ड्रग्स में आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्पेशल ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं और किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर हम बनाते हैं। एमिनो एसिड एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बेसिकली बनते हैं, तो आपके जो है पेप्टाइड्स यहाँ पर बनते हैं। ओके जी, इनका फ़ायदा ये है कि इनको आप स्मॉल और लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल्स में बना सकते हो। तो छोटी बड़ी आपको जैसी भी साइज़ की ड्रग्स बनानी है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। चैलेंज क्या था? देखो इस मॉलिक्यूल के लिए चैलेंज ये था कि जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसको क्या है ब्रोक डाउन कर देते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन को भी जो है बेसिकली पास करने में थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक चैलेंज फेस कर रहा था, ठीक है जी। एक चैलेंज जो है यहाँ पे फेस कर रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या देखा गया, इसको जो है ठीक करना था। तो साइंटिस्ट के द्वारा एक मेथड अब तक यूज़ किया जा रहा था जहाँ पे वो जो हाइड्रोजन का एटम है ना, उसको रिप्लेस कर देते थे, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो एक हाइड्रोजन का एटम है उसको रिप्लेस कर देते थे और उसकी मदद से फिर क्या हो रहा था कि जो आपकी मेडिसिन है वो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको रेजिस्ट कर पा रही थी। बट इससे एक प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि फिर आपकी जो मेडिसिन है वो एक जेनरिक हो रही थी, मतलब वो सिर्फ टारगेटेड एरिया पे जाके ही टारगेट नहीं कर रही थी, बाकी जगह भी जो है बेसिकली आप कह सकते हैं एक इफेक्ट डाल रही थी। उसको रोकना ज़रूरी था। तो एक न्यू अप्रोच जो अब डेवलप की गई, न्यू अप्रोच क्या था? हाइड्रोजन एटम को चेंज करने की बजाय साइंटिस्ट ने ये फोकस किया कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस किससे कर देते हैं? सल्फर से, ठीक है जी, सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करते हो आपके दोनों जो है चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पहला चैलेंज कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं
उनको लेकर आपकी जो ड्रग है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी। दूसरा, ये सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही बेटर तरीके से क्रॉस कर पाएगी। नाउ योर मेडिसिन इज इफेक्टिव, करेक्ट है। ये यहाँ पे जो है बेसिकली किया गया है। तो दिस इज अ इजी वन। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि किसी भी दवाई का एक ही काम है कि वो आराम से हमारी बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाए, राइट प्लेस पर राइट चीज़ को टारगेट करे एंड पेशेंट्स को बेहतर करे, करेक्ट है। तो वो जो है मेडिसिन यहाँ पे कर पाएंगे। इन फ्यूचर हम शायद अपनी सभी ड्रग्स में जो है इस प्रिंसिपल को यूज़ कर पाएंगे, करेक्ट है। तो ये था कि एक छोटा सा चेंज जो है बायो अवेलेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा सकता है। एक छोटा सा ही चेंज आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को सक्सेसफुल एग्जाम क्रैक करने के रास्ते तक ले जा सकता है। क्या वो छोटा सा चेंज है? हम अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई चाहिए जो हमारी प्रिपरेशन में हमें गाइड कर सके, हमें मेंटोर कर सके, एंड आई एम हियर ओनली। और स्टडी आईक्यू यहाँ पर आपके पास है, तो आप हमारे प्लान को ज्वाइन कीजिए। जितनी भी आपकी जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट है 18 मंथ, 30 मंथ, 42 मंथ, ठीक है जी। 15 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लाइव क्लासेस होंगी, हम सब लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। हमने अपनी 42 मंथ की फ़ीस भी उतनी रखी है जितनी किसी के यहाँ पर आपको 1 ईयर की जो है फ़ीस भी देखने को, 365 डेज़ की फ़ीस भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड यस, फीस को अगर हल्का सा साइड कर भी दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी अफोर्डेबल है, क्वालिटी एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप जो है अपने पूरे जीएस पेपर को कवर करना चाहते हो, अगर आप सीसेट कवर करना चाहते हो, आप बेस्ट बुक से पढ़ना चाहते हो, बुक्स परचेज करना चाहते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए प्राची लाइव फैकल्टी कोड को यूज़ करना है और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा हैंडल पर पिंग करना है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताऊँ। एक और ज़रूरी सूचना है, आप स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से बैच कब लॉन्च हो रहा है, लाइव क्लासेस कैसे आ रही हैं, बेसिकली कौन सी क्लास हमारी यूट्यूब पे आ रही है, जो नोट्स वगैरह हैं, सब के बारे में डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग फी, रिगार्डिंग बैच, है ना, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। यूपीएससी विद प्राची मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ मिल जाएगी। प्राची लाइव मेरा टेलीग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम मेरा प्राची.chaudhary46 हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सुविधा हो। इससे पहले एनवायरमेंट का वीकली करंट अफेयर वीडियो अपलोड हो चुका है। लास्ट वीक वाला जो साइंस एंड टेक का वीकली करंट अफेयर है उसको ज़रूर देखना है, नोबेल प्राइज उसमें कवर हुए हैं। और आज का वीडियो तो ज़बरदस्त था, सब कुछ नया पड़ा है। तो चलिए, बेहद ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे एंड करती हूँ आज की क्लास। कल मिलेंगे जल्दी ही एक अच्छे और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।